नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज अपनी क्लास नंबर 103 काफ़ी लंबे समय बाद यानी लगभग 2 वीक होने पर है। आ, और देखो, एक चीज़ इस बात को समझने का प्रयास भी करो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न का मतलब भर्तियों का शांति काल है। इसमें खुद को परिपक्व बनाओ और खुद को इतना मजबूत करो, क्योंकि जो विकट परिस्थितियां हैं ना, वो कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। भगवान ना करे ऐसा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। मतलब पीछे क्लासेस अच्छे से चल रही थी, एकदम से तबीयत मतलब खराब हुई। और मतलब इतनी खराब हुई कि यूं मान लो कि मतलब क्लास लेने का तो सवाल ही नहीं होता। मतलब इतना भयंकर जुकाम, और अभी तक भी मेरी आवाज़ में परिवर्तन है, चेंज है मेरी आवाज़। और जैसे ही वहां से उबर के क्लासेस लेने की सोची, तो तुरंत ड्यूटी लग जाती है उदयपुर, और लगभग 5-6 दिन उदयपुर ड्यूटी रहती है। वहां से जैसे ही आने लगे, तो आपको कल मैंने एक फोटो दिखाई थी अंगूठे की। तो भयंकर पीड़ा से यहाँ से भी गुजरना पड़ रहा है, और काफ़ी दर्द है अंगूठे में। और आप लोगों की बहुत अच्छी विशेष और कुछ इलाज भी आए सामने, अच्छा लगा। लेकिन खैर, सब एक पार्ट का हिस्सा है, मतलब जीवन का एक पार्ट है। आप अपने आप को अभी जो समय है ना, इसमें मजबूत करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होती है, परीक्षा के समय कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, घर में कोई शादी हो जाती है, या भगवान ना करे घर में किसी, मान लो खुद का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तब हमारी वो 15-20 दिन की पढ़ाई खराब हो जाती है। अगर आपकी पहले की तैयारी अच्छी की हुई हो ना, तो ऐसे समय में भी आप मजबूत रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, खुद को सही समय में सही मजबूत करो। अब जैसे आज ऑफलाइन बैच की जो जीके की स्टार्टिंग की, तो एक विचित्र बात ये देखने को मिलती है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर है ना, आप कब से बैच स्टार्ट कर रहे हो, सर टाइमिंग क्या है, वो कभी पहुंचते नहीं है। उसके बजाय ऐसे स्टूडेंट्स नए आ जाते हैं जिन्होंने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, सीधे वो घर पे पहुंच जाते हैं कि सर ऑफलाइन का डेमो लेना है। मतलब अच्छा, मैं सोचता हूं कि जिनका फोन आया वो नहीं आए, और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। ये कारण क्या होता है? हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ठीक वैसे ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और होते हैं, और दिखावा करने वाले और होते हैं। मैं इसमें, अब आप में से कोई अगर मान लो सोच रहा है कि अरे मैंने सर से बात की थी, मैं गया नहीं या गई नहीं, तो वो अपने पे न ले, लेकिन हो सकता है आपकी कोई परिस्थिति होगी, लेकिन ये वास्तविकता है। इसके अलावा एक चीज और भी है, बहुत से स्टूडेंट सर ऑनलाइन नहीं करवाओगे क्या, सर ऑनलाइन कोर्स दे दो सर। अरे तो आपको जब बोल रखा है कि स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर भी ऑनलाइन यूट्यूब पर भी स्टार्ट करने का हमने सोच रखा है, उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। या ऐसे ही बस सीधा आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम उसको रणनीति बना रहे हैं, उसको शेड्यूल सेट करेंगे। शेड्यूल सेट करने के बाद आपको जल्द मैडम के द्वारा, और हो सकता है कोई और भी क्लासेस हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो हम आपको बेस्ट देंगे। अभी एक बार सब्जेक्ट मजबूत कर रहे हो तो सब्जेक्ट मजबूत करो। मैं आपको फर्स्ट पेपर भी करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। नोट्स तैयार हो रहे हैं, होने दीजिए। ठीक है, चलिए हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट भी अपलोड नहीं हो रहे थे काफी समय से, लगभग 4-5 टेस्ट पेंडिंग है। मैं 1-2 दिन में कर दूंगा अपलोड, नंबर एक। दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट्स बोले सर आप नई टेस्ट सीरीज नई टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करोगे? नई टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज जो चल रही है वही टेस्ट सीरीज है सर। इस पे वैलिडिटी 1 साल लिखी हुई आ रही है। वैलिडिटी मेरे हाथ में है, समझ रहे हो बात आप? वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम, मेरा कोई से भी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी टिल एग्जाम है। और नीचे उस टेस्ट सीरीज के व्याख्या में, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है कि टिल एग्जाम का मतलब क्या समझा जाए। कि टिल एग्जाम मतलब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जब तक नहीं हो जाते तब तक ये सारी टेस्ट सीरीज एक्टिव रहेगी। जब चाहे वो जीके की, मैडम वाली जीके की हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे नेट की हो, जब तक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम नहीं हो जाते ये टेस्ट सीरीज एक्टिव रहेगी, बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो आप आराम से परचेज कर सकते हैं। वैकेंसी आने के बाद तो इन सब के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, ये बात मैं आपको पहले सचेत कर देता हूं। चलिए, तो हमने पीछे राजभाषा वाली क्लास तो ले ली थी। उसके बाद राजभाषा का जो सेकंड पार्ट है, आज हम वहां हैं। इस क्लास में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा, और किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो बताते हैं। सन 1950 के बाद हिंदी की स्थिति आती है। हमने ये पढ़ा था कि कौन सी भाषा कहां से, कौन सी बोली कहां कहां बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा के उपनाम वगैरह हमने सब कुछ पढ़ लिया। आज हम थोड़ा राजभाषा आयोग भी हमने पढ़ लिए थे, आपने देखा होगा। तो सन 1950 के बाद हिंदी की स्थिति, सन अनुच्छेद 344 की अनुपालना में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1950 को
बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। याद रखना ये जीके के लायक भी प्रश्न है। बीजी खेर का फुल नेम है बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो अब एक प्रश्न ये बनता है कि हिंदी भाषा को लेकर जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया वो किसकी अध्यक्षता में था? तो बीजी खेर। कब गठित किया गया? 7 जून 1955। और उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस राजभाषा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने थे? 21 थे, यानी 20 + 1 सदस्य का कुल रेशो। ये आपके जीके में भी काम आने वाली चीज है। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो 1 जुलाई 1956 को दी थी। तो जो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, उसने अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो वो की थी 1 जुलाई 1956, और उसमें 19 सिफारिशें थी। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा कि कई बार थ्योरिकल प्रश्न आ जाता है कि मतलब हिंदी भाषा को लेकर निम्न में से कौन सा कथन, हिंदी भाषा की स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है या असत्य है। कि मतलब जो राजभाषा आयोग का गठित हुआ था वो अनुच्छेद 344 के अनुपालना में हुआ। राजभाषा आयोग गठन के समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजभाषा आयोग जो है 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ। इस टाइप से काफी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो हैं देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरिकल प्रश्न में ये सारी चीजें, उसमें कितनी सिफारिशें दी गई थी? तो 19 सिफारिशें वगैरह दी गई थी। अब देखिए काफी थ्योरी है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा पॉइंट टू पॉइंट कहां से क्या चीज है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक 30 सदस्य, कितने सदस्य? 30 सदस्य संसदीय राजभाषा समिति का गठन गोविंद वल्लभ। अब जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था, और उन्होंने जो 19 सिफारिशें दी, उन सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक 30 सदस्य संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। उसकी अध्यक्षता की थी गोविंद वल्लभ पंत। कौन, किसने की थी? गोविंद। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं, और आपके 100% एक प्रश्न आएगा। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया, जिसने अपना प्रतिवेदन 1959, यानी इन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो 1959 ईस्वी में दी थी। इसमें 1965 के बाद हिंदी को प्रधान राजभाषा, ध्यान से समझ लेना, 1965 के बाद हिंदी को प्रधान राजभाषा और अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाए जाने का सुझाव दिया। बोला आप हिंदी को प्रधान भाषा बनाइए और अंग्रेजी को सह भाषा बनाओ। अंग्रेजी को अगर मुख्य भाषा बना दोगे, हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी का ही अपमान होगा तो लालत है हम पर। वही चीज आज हो रहा है, क्या हो तो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब इस समाज की तो एक मानसिकता क्या हो गई है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का जो है ना आईक्यू लेवल बहुत जोरदार होता है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं मेरी व्यक्तिगत राय है। देखिए हमारा पूरा साहित्य संस्कृत और हिंदी में, कालिदास से लेकर कालिदास से लेकर जो विद्वान हैं, ठीक है, चाहे भारवी को लेकर है, वो जितने भी संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत में अगर आपने पढ़ रखी हो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हिंदी में हम आएंगे तो हम कबीर, सूर, तुलसी, है ना, ये जितने भी विद्वान हैं सारे हिंदी में। हमारा साहित्य, हमारी नैतिकता, हमारे आचार, हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, ए टू जेड चीज हमारी हिंदी में लिखी हुई है। और आप चाहते हो कि वो पाश्चात्य साहित्य पढ़कर आप अपने दिमाग का आईक्यू लेवल तेज कर सकते हो? असंभव, इम्पॉसिबल चीज है ये, बिल्कुल नहीं। आप अपनी मातृभाषा, मैं तो कहता हूं राजस्थान से हो तो सबसे पहले आपकी खुद की मायड़ भाषा है, मायड़ भाषा राजस्थानी। तो सबसे पहले मायड़ भाषा राजस्थानी में आपकी बांगड़ी हो, चाहे शेखावटी हो, चाहे हाड़ौती हो, चाहे मेवाती हो, मालवी हो, वो सब अपनी राजस्थानी है। तो आप अपनी पहले मायड़ भाषा, फिर हिंदी को तवज्जो दीजिए, और उसके बाद जो है वो आप कहीं ना कहीं अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी आपके आचार विचार में नहीं होनी चाहिए। आचार विचार में हिंदी और राजस्थानी होनी चाहिए। और कौन कहता है कि हिंदी बोलने वाले जो हैं वो पिछड़े रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते, असंभव चीज है ये। हिंदी वालों को जितना ज्ञान, जितना नॉलेज है वो बहुत जबरदस्त है। और संस्कृत तो सब भाषाओं की जननी है, वो तो मैं कहता हूं गुरु कहलाने के अधिकारी है। तो निश्चित रूप से अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में सुझाव दिया गया था, लेकिन आजकल खुद अदजल गगरी छलकत जाए वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। हम इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं, ये गलत है। इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश में आपको वार्तालाप करना आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश आपके संस्कारों में आ जाए ये बिल्कुल गलत है। राजभाषा अधिनियम 1963, 15 वर्ष की अवधि अनिश्चित काल तक राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन का दक्षिण भारत में प्रबल प्रभाव। अब दक्षिण भारत में बोला कि अगर हिंदी को तवज्जो दे दी तो हमारी तमिल, तेलुगु वगैरह तो जो है वो एकदम लुप्त हो जाएगी और हिंदी हो जाएगी। तब ये क्या था? अरे जनता नहीं चाहती थी, मैं तो मानता ही नहीं हूं कि जनता चाहती थी।
पंजाबी लुप्त हो गई क्या? गुजराती लुप्त हो गई क्या? बिहारी लुप्त हो गई क्या? बंगाली लुप्त हो गई क्या? नहीं हुई है ना, बिल्कुल हो ही नहीं। आप सोचिए, ये भी सिर्फ एक राजनीति थी और कुछ नहीं था कि हिंदी को कहीं हिंदी पूरे, क्योंकि हिंदी एक भाषा अगर किसी पूरे प्रांत की हो जाती है तो एकजुटता आ जाती है। क्या आ जाती है? एकजुटता। और सदियों से भारत को तोड़े रखने के लिए, भारत में फूट डालने के लिए हजारों तरह के प्रयत्न किए गए हैं। उनमें से एक प्रयत्न यह था कि किसी भी तरह से हिंदी अगर पूरे भारत की भाषा बन गई तो भारत पूरा एकजुट हो जाएगा और भारत को कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हम तोड़ नहीं पाएंगे। और कोई कारण नहीं था, मेरा ऐसा मानना है। तो दक्षिण भारत में प्रबल विरोध हुआ। भारत सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ। इसमें 9 धाराएं थी। 26 जून 1965 को द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हो गई, यानी दोनों को तवज्जो दे दी गई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अपने आप में एक तरह से दोनों ही प्रधान बने। अंग्रेजी को कुल मिला के सह भाषा से एक तरह से हिंदी का बराबर का दर्जा दे दिया गया है ना। आइए आगे चलते हैं। अब फिर जो राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आया 63 के बाद, इसके अनुसार एक भी राज्य, देखिए बहुत 67 अधिनियम क्या कहता है कि अगर एक भी राज्य के चाहने पर अंग्रेजी सहभाषा बनी रहेगी, बिल्कुल अगर कोई एक भी राज्य चाहेगा कि नहीं नहीं हमारे तो लिए अंग्रेजी जो है साथ साथ रहनी चाहिए, तो फिर बनी रहेगी। राजभाषा अधिनियम 1976, इसमें कुल 12 नियम बनाए गए। इस नियम के अनुसार संघ के राज्यों को 3 वर्गों में बांट दिया। टोटल राज्यों को 3, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क वर्ग वो थे जो प्योर हिंदी में पत्र व्यवहार करते। क्या करते? प्योर हिंदी में ही पत्र व्यवहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये क वर्ग के राज्य थे जो पत्र व्यवहार पूर्णतः हिंदी में करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो क्या कहते हैं जो जनता थी वो प्योरली हिंदी भाषी जनता थी और हिंदी को अच्छे से समझती थी। ख वर्ग था पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्र व्यवहार। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को साथ साथ रख सकते हो। अगर आप हिंदी समझने में सक्षम नहीं हो, आप अपनी गुजराती पंजाबी में ज्यादा सक्षम हो, तो आप अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में रख सकते हैं। ग वर्ग वो था जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्य, द्रविड़ भाषी यानी दक्षिण पूरा, ये पत्र व्यवहार प्योरली अंग्रेजी में करेगा। इन्होंने हिंदी को किसी भी रूप में अपनाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। बोला हम हिंदी को यहां फैलने नहीं देंगे। ये एक तरह से मैं इसको बहुत बड़ी कमी मानता हूं। एकजुटता के लिए भाषा का एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जब है ना, आप भी जब मान लो कहीं बाहरी राज्य में घूमने जाते हो, है ना, तो आप बाहर जब घूमने जाते हो, आप अपनी वेशभूषा के लोग अगर वहां देखते हो तो आपका मन हरा भरा होता है कि नहीं होता है? आप क्या सोचते हो? अरे यार ये तो अपने साइड के लोग लग रहे हैं, आप जाके पूछते हो। या मान लो आपने किसी को बोलते सुना तो यार यार ये बोली से तो अपने जोधपुर का, बीकानेर का या उदयपुर का लग रहा है ना, और या भीलवाड़ा का लग रहा है, मतलब इस तरह से जयपुर का लग रहा है। अब तुरंत अच्छा लगता है। उस वक्त हम ये नहीं सोचते मैं बीकानेर का, ये जयपुर का, उस वक्त लगता है यार ये मेरा राजस्थान, ये मेरा राजस्थानी भाई। मतलब कितना अपनापन होता है। अब सोचिए अगर पूरे देश की भाषा एक होती तो कितना अपनापन होता, हर कोई अपने को अपने जैसा ही नजर आता। ठीक है। मार्च 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो होता है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में स्थापना हुई। इनके याद रखना 1960 में तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में बना था। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो भाषा को अनुवाद करे वो 1971 में बना। स्वतंत्र राजभाषा विभाग 1975। ये मान लो आयोगों से संबंधित कौन सा आयोग कब बना, इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। खैर हिंदी में सर ये तो आज तक कभी आया नहीं है, आज तक कभी नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप तैयार रखना। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 71 का है। स्वतंत्र राजभाषा विभाग 75 का है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग 61 का है। मार्च 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ जानकारियां थी। अब हम थोड़ा सा देवनागरी लिपि पे जाएंगे। यहां से एक प्रश्न आता है हाँ, एक मैंने देखा कि मैं आज एक साथ कई बार व्हाट्सएप के मैसेज जब 100 150 आ जाते हैं तब मैं रिप्लाई करता हूं, तो मैंने देखा कि एक प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। आप इस चीज को एक दिमाग में बिठा लें। स्कोर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अभी आप में वो एक्साइटमेंट नहीं है जो होना चाहिए। तो सर बाकी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आते हैं वो कैसे आ जाते हैं? देखो हमारी बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग है।
सबका इसी कारण से मेरिट में अंतर रहता है। ठीक है, जो आप नहीं सोच रहे वो सोच रहा है, तो सर हम वो क्यों नहीं सोच रहे? इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। मनोबल ऊंचा रखिए कि कोई बात नहीं, मैं और अच्छा स्कोर करूंगा, कोई और अच्छा स्कोर करूंगा। मनोबल को ऊंचा रखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और एक बार लगातार टेस्ट देते जाएं। अभी बीच में कुछ टेस्ट मैंने अपलोड नहीं कर पाया, वो मैं बहुत जल्द क्या कल से स्टार्ट कर दूंगा अपलोड करने। तो आप निश्चिंत माने टेस्ट आपको अपलोड मिलेंगे, और आप तो बस पढ़ें और टेस्ट दें, पढ़ें और टेस्ट दें। याद रखें, कभी भी परिस्थितियां, देखो चक्की चारों तरफ घूमती है। आज आपका अच्छा समय चल रहा है, कल आपका थोड़ा सा कठिन समय आएगा, फिर अच्छा आएगा, फिर कठिन आएगा, तो ये चलता है। अगर अच्छा चल रहा है तो कठिन समय के लिए तैयार रहें, कठिन चल रहा है तो मजबूत रहें कि हमारा अच्छा समय भी आएगा। इसलिए आप तो सिर्फ अपना कर्म जारी रखें पढ़ने का। इसलिए नहीं कि सर वैकेंसी है नहीं, साल भर लगेगा, बाद में तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करें। ईमानदारी से तैयारी करें। जो नहीं करेंगे, जो खुद के साथ धोखा करेगा, मेहनत के साथ धोखा करेगा, उसके अंत में धोखा ही मिलेगा, फिर उनका धोखा ही मिलता है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। चलिए, देवनागरी भाषा क्या है? जितनी भी भाषा होती है वो ध्वनियों पर आधारित होती है। किस पर? मैं 10th 12th में पढ़ाते हैं, तब एक चीज मैंने 2-4 दिन पहले पढ़ी थी कि जो सुनी परेशो शब्द है और जो समझी परेशो अर्थ। शब्द शक्ति जब पढ़ते हैं तब भी मैं बताता हूं, जो सुनाई दे रहा है वो शब्द है, और जो समझ रहे हो वो अर्थ है। भाषा पूरी ध्वनियों पर आधारित है। इन ध्वनियों में जब निश्चित रूप व आकार चिन्ह, और उन ध्वनियों को हमने क्या दे दिया, एक ध्वनि है, क एक ध्वनि है, च, इनको हमने एक रूप दे दिया। ये साहब अ जाना जाएगा, ये साहब ई जाना जाएगा, इस तरह हमने इनको रूप और आकार दे दिया। तो आकार के चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, तो उसे लिपि बोलते हैं। तो यानी ये जो अ ई इस तरह से हम आकार और रूप देते हैं, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लिपि। हम जब ध्वनियों को कोई रूप और आकार दे देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिपि में कन्वर्ट हो जाती है। और देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आप जानते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियां चलती है, लेकिन खरोष्टी का अपने कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे अपने जो पहुंचे हैं वो ब्राह्मी लिपि से। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि फिर 2 भागों में बंट जाती है, उत्तरी और दक्षिणी। ब्राह्मी लिपि कितने में बंट जाती है? उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी जो आपको पता है द्राविड़ है ना, द्राविड़ी भक्ति उपजे लाए रामन, दक्षिण, वो दक्षिणी की ओर चली जाती है ब्राह्मी लिपि। और उत्तरी, उत्तरी लिपि से ही हम हिंदी की ओर पहुंचे हैं। तो उसका चरण कैसे? देखिए, सबसे पहले ब्राह्मी, ब्राह्मी से हम आए उत्तरी की ओर, उत्तरी से हम आए गुप्त लिपि की ओर। कहां आए? गुप्त। उत्तरी से निकली गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से निकली कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से निकली है देवनागरी लिपि। तो आपको अगर मान लो पेपर में चरण पूछ लिए जाए, ब्राह्मी, उत्तरी, गुप्त, कुटिल और देवनागरी, ब्राह्मी, उत्तरी, दिखाई दे रहा है, ब्राह्मी, उत्तरी और गुप्त, कुटिल और देवनागरी। इस चरण को जरूर याद रखना, ये इस तरह से क्रम आता है, और इस चरण को जरूर याद रखना, इस क्रम को जरूर याद रखना। अब इसके लैंग्वेज, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में आपको 2-4 प्रश्न मिलेंगे और बड़े काम के हैं। मैं बताऊंगा आपको पहले सेकंड ग्रेड में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। भारत की 2 प्राचीन लिपियां खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, भारत की प्राचीन 2 लिपियां खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी। 4वीं शताब्दी के मध्य में ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियां और बनी, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, यह बात तो हमें समझ आ चुकी है। फिर उत्तरी शैली से उत्तर भारत की तथा दक्षिणी शैली से दक्षिण भारत की सभी लिपियों का विकास हुआ। 5वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी शैली से, किस शैली से? उत्तरी से आई गुप्त लिपि, गुप्त लिपि का विकास होता है। गुप्त लिपि यानी गुप्त वंश के आसपास, गुप्त वंश के शासन के कारण इस शैली का नाम गुप्त शैली पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। गुप्त लिपि में शिरोरेखा की शुरुआत हुई। यह निकला पहला प्रश्न यहां से कि शिरोरेखा की शुरुआत जो है वो किस लिपि से होती है। शिरोरेखा, अब कुछ पूछेंगे सर शिरोरेखा क्या है? ये जो आप ऊपर लाइन खींचते हो इसे ही बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं इसे? शिरोरेखा। तो शिरोरेखा की शुरुआत कहां से होती है? गुप्त लिपि से होती है। आगे चलते हैं। फिर आता है 6वीं शताब्दी में गुप्त लिपि से सिद्ध मात्रिका लिपि निकली। कौन सी निकली? सिद्ध मात्रिका लिपि निकली। इस सिद्ध मात्रिका लिपि को आड़ी तिरछी मात्राओं के कारण कुटिल लिपि, यानी सिद्ध मात्रिका और कुटिल लिपि। देखो, आप इसको यूं समझ सकते हो, ब्राह्मी, फिर आती है उत्तरी, फिर है गुप्त, और गुप्त से फिर है आड़ी तिरछी रेखाओं के कारण सिद्ध मात्रिका। इसी सिद्ध मात्रिका को बोलते हैं कुटिल, है ना। और इससे आई, फिर आई
देवनागरी। कौन सी आई? फिर देवनागरी। तो मात्रिका कोई आड़ी तिरछी मात्राओं के कारण, तो अब आड़ी तिरछी मात्राएं किस लिपि में होती है? गुप्त लिपि में होती है, सिद्ध मात्रिका में या कुटिल लिपि में होती है। इसीलिए इसे कुटिलाक्षर लिपि भी कहा गया है, यानी कुटिल अक्षरों को। अब आप बोलोगे सर कुटिल लिपि मतलब कैसे सर? आड़ी देखो कुटिल लिपि आपने बणियों वाली जो बही खाता में जो लैंग्वेज देखी है ना, आड़ी तिरछी वाली, वो लिपि कुटिल लिपि के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। गुप्त लिपि। अब देवनागरी की, अब फिर आई कुटिल लिपि से आई देवनागरी। अब देवनागरी की क्या क्या विशेषताएं हैं? यानी हम जो हिंदी पढ़ते हैं, हम जिस लिपि में हिंदी पढ़ते हैं, उसमें कुछ विशेषताएं हैं। वो लिपि आज हम जो ये अ को अ पढ़ रहे हैं, आ को आ पढ़ रहे हैं, क्या ये वास्तव में पहले ऐसे ही था? क्या छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सीधे ही आ गई? तो इसका विकास पढ़ते हैं किस तरह से हुआ। वर्णों के विभाजन का क्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल। सब ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि से संबंधित कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। वर्णों के विभाजन का क्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल। देवनागरी लिपि के वर्णों का क्रम वैज्ञानिक है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। स्वर व व्यंजन को अलग अलग लिखा गया, स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं। अक्षरात्मक लिपि है हमारी देवनागरी, अक्षरात्मक लिपि है। देखो जैसे रोमन लिपि होती है, रोमन लिपि कौन सी होती है? रोमन लिपि अलग होती है। रोमन लिपि में क्या होती है? जैसे रोमन लिपि में, जैसे आपने कभी मूवीज के नाम लिखे हुए देखे होंगे, मैं इंतकाम लूंगा, तो अब इसका इंग्लिश, अब वो पिक्चर कैसे नाम लिखा? मैं इंतकाम लूंगा, ये मैं इंतकाम लूंगा ऐसे लिखा हुआ देखो, है ना। आग का आईना, तो आग को कैसे लिखेंगे? AWG, आग, KA का। हाँ सर, आप कहना चाहते हो व्हाट्सएप लैंग्वेज। हाँ, रोमन लिपि यानी व्हाट्सएप लैंग्वेज। व्हाट्सएप पे जो आप यूज करते हो ना, तो व्हाट्सएप पे तो आजकल पता नहीं कौन सी लिपि है, मेरे समझ में नहीं आई। अगर किसी को बोलना है हाँ, तो ये चलता है। कौन सा चलता है आप देख सकते हो, है ना। हाँ, अब ये कौन सी लिपि है मेरे समझ में नहीं आई। मतलब व्हाट्सएप लिपि तो वो लिपि है जो भावों को भी एक्सप्रेस कर देती है, बड़ा शानदार लिखती है, ठीक है। पहले चलता था यस, आजकल चलता है यस, और कुछ बड़े से विद्वान हैं वाई लिख के भेज देते हैं। मतलब आपको पता है, आप नोटिस करना, है ना, बिगड़ी का नाम फैशन, ठीक है, ये वाई लिख, ओके को लिख देते हैं के। अरे तो तुम ओ भी लिख दे, लेकिन आपको देखा कुछ स्टूडेंट के लिख के भेज दे। स्टूडेंट क्या, वो स्टूडेंट थोड़ी, वो व्हाट्सएप चैटिंग वाले के, कोई क्या, कोई ठीक है तो बोलेंगे के। अरे क्या ये दिखाना चाहते हैं, देखो हम कितने स्मार्ट हैं, हम कितने स्मार्ट हैं, हम कितने ज्यादा एडवांस पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम बहुत अच्छे वाई लिख के भेज दिया, इसका मतलब यस समझा जाए, है ना, के मतलब ओके समझा जाए, है ना। तगड़ा लिख के भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो गजब चलते हैं, ठीक है। आजकल कोई ऐसा नहीं भेजता, आजकल एक फैशन चल रखा है डॉट 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 डॉट। अरे वाह, ये तगड़ी लिपि है। अब इसका मतलब क्या समझे, पता ही नहीं चलता। व्हाट्सएप पे तो बहुत गजब गजब चल रहे हैं। मैं कई बार तो कुछ नाम ऐसे देखता हूं, खैर छोड़िए। अब चलिए, मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता, इसलिए मैं इस पे रहूंगा। वर्णों का वैज्ञानिक क्रम, वर्णों का विभाजन क्रम वैज्ञानिक है, स्वर व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। अक्षरात्मक लिपि है, स्थान कम घेरती है। स्थान कम घेरती है, प्रत्येक ध्वनि को प्रस्तुत करने की क्षमता है। हर ध्वनि को हम हड़ बोलते हैं तो भी हड़ को भी क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। यानी 8 को लेटा कर, सॉरी ऐसे, अरे मैं भी नहीं लिख पा रहा हूं, कैसे ऐसे लिख के और इस तरह कर देते हैं, ये अड़ा है ना, बल्कि इस तरह करके ये अड़ा है, अड़ा। तो हमें, हमारी जो देवनागरी है, इसमें प्रत्येक ध्वनि को प्रस्तुत करने की क्षमता है। अच्छा, जो लिखा जाता है वैसा ही वही उच्चारित होता है, ठीक है। अब यहां हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लिख स्टार्टिंग होती है शुरू पी से। नाइफ बोलते तो क्या है, नाइफ, और KN, के से स्टार्ट होती है। तो ये चीज है, इंग्लिश से तो बहुत अच्छी है अपनी। जो लिखा जाता है वही उच्चारित होता है। एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है, यानी अ के लिए अ ही है, और वहां स के लिए P भी है, C भी है और S भी है, ठीक है। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग से स्पष्टता रहती है। बिल्कुल, विराम चिन्ह जो हैं वो हमारे भावों को स्पष्ट करने के लिए बड़े काम आते हैं।
देवनागरी लिपि में ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह होते हैं। भाई ह्रस्व के लिए अलग है और दीर्घ के लिए अलग है। इस लिपि में प्रत्येक वर्ण उच्चरित होता है, मूक वर्ण नहीं होते। जैसे इसमें साइलेंट है, बोलते हैं के साइलेंट है, पी साइलेंट है, हमारे साइलेंट कुछ नहीं है, प्रत्येक वर्ण उच्चरित होता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अब आपको पूछ लेंगे देवनागरी की विशेषताओं में कौन सी शामिल है, कौन सी नहीं है, कौन सी विशेषता है, तो आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको याद हो जाएगा। देवनागरी लिपि में कुछ दोष भी हैं, जहां गुण होंगे वहां दोष तो होंगे ही होंगे। जैसे ये देखिए, अब आप इसको ये भी और इसको ये, अब इससे कंफ्यूजन हो जाता है र और ख, लेकिन ये जानकारी के अभाव में होता है। ठीक है, जैसे ध और घ में कंफ्यूजन, भ म में स्पीड से लिखने में, स्र में स्त्र, ये आदि के वर्णों में पढ़ने में क्या हो जाती है, भ्रांति हो जाती है। इस लिपि में अक्षरों की बनावट जटिल है। हां, इसमें थोड़ी जो अक्षरों की बनावट है, पहले तो बहुत आपने देखा होगा, पहले तो मतलब इस अ भी अलग, पता नहीं कैसे वो पुरानी रामायण वगैरह में अ लिखा हुआ देखा होगा, उसकी थोड़ी आकृति अलग है ना। इसमें सीखना और सिखाना थोड़ा कठिन रहता है। द्विरूपी वर्णों का प्रयोग देवनागरी का एक प्रमुख दोष है। द्विरूपी यानी ये देखिए, ये जो है ना द्विरूपी, ये एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ई की मात्रा वर्ण से पहले लगती है किंतु उच्चारण बाद में होता है। बिल्कुल, अब बोलते हैं कि, तो क पहले और कि, यानी मात्रा लगी पहले, उच्चारण हुआ बाद में, जो ये एक अवैज्ञानिकता इसमें देखने को मिलती है। संयुक्त अक्षरों के वर्णों को पहचानना थोड़ा कठिन है, लेकिन कहने का मतलब है सीखना और सिखाना पड़ेगा। और वर्णों की संख्या जो है वो क्या बताई जाती है, अधिक। तो ये इसके दोष में आता है। अब पेपर में आपको विशेषता ना पूछकर दोष पूछ लिए, तो दोष में भी ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा दोष है और कौन सा नहीं है। अब देवनागरी लिपि में जब सुधार और संशोधन के कार्यक्रम चल रहे थे, तब क्या क्या किस किस ने प्रयास किए उसके बारे में थोड़ी चर्चा। राजा राम मोहन राय ने 1826 में बंगदूत पत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1826 में बंगदूत जो पत्रिका थी उसमें हिंदी का प्रयोग प्रारंभ किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा का, बहुत बड़ी बात है, और आर्य समाज के 26 नियमों में 5वां नियम बताया कि आप प्रत्येक आर्य समाजी के लिए हिंदी का ज्ञान होना, हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि में करवाया। देखिए, यह था प्रयास। हम बोलते तो बहुत ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, लेकिन हम खुद कितना विचारों में अमल करते हैं। हम ज्ञान, भाई मैं अपने पे भी ले लूं, हम बच्चों को राय देते हैं कि आप इस तरह से पढ़ो, ये पढ़ो, क्या मैं पढ़ पा रहा हूं क्या उस तरीके से? लेकिन हां, हमने वैसे पढ़ाई की है, वैसे ही मैं आपको तरीके बताता हूं कि आपको सुबह 1-1.5 घंटा उठ के आपको अपना सब्जेक्ट मजबूत करना ही चाहिए। आप अगर आदत नहीं डालोगे डेली 2-3 घंटे पढ़ने की, तो आप में निश्चित रूप से कमियां इतनी उजागर हो जाएगी, मतलब फिर आपसे संभलेगी नहीं। 2 महीने पेपर को बचते हैं ना, तब आप सोचते हो तैयारी करके लग जाऊं, तो 2-3% स्टूडेंट लग जाते हैं, या मैं कहूंगा 100 में 1000 में से एक स्टूडेंट लग जाता है 2 महीने तैयारी करके, तो उसका आईक्यू लेवल बड़ा शानदार होता है। बाकी आपकी मेहनत पुरानी काम आती है, आज की मेहनत कल का परिणाम दिखाएगी आपको, इस बात को मान के चले। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे ने सर्वप्रथम बंबई राज्य में लिपि सुधार समिति गठित की थी। यह पॉइंट आप जरूर याद रखना कि सर्वप्रथम लिपि सुधार समिति किसने स्थापित की, तो बंबई राज्य में महादेव गोविंद रानाडे ने सर्वप्रथम बंबई राज्य में लिपि सुधार समिति गठित की थी। 16 जुलाई, ये वो दिन आ गया, 16 जुलाई 1893 को काशी नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी साहित्य पढ़ने वालों को ये डेट हमेशा याद रहती है, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना इसी दिन हुई थी। हिंदी की यह पहली साहित्यिक संस्था थी। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हिंदी की पहली साहित्यिक संस्था नागरी प्रचारणी सभा, जिसका उद्देश्य था हिंदी भाषा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव, यानी श्याम राम शिव, जब मैं पढ़ाता हूं तब भी मैं आपको बताता हूं, श्याम राम और शिव इस संस्था के संस्थापक थे, और राधा कृष्ण को बना दिया इसका प्रथम अध्यक्ष। भाई जब श्याम, राम और शिव तीनों ही देवता हैं, इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, तो श्यामराव शिव में श्याम है, लेकिन राधा को कैसे भूल सकते हैं, यानी राधा कृष्ण इसके बन गए अध्यक्ष। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1903 में केसरी पत्र
जो था उसमें लिपि सुधार की चर्चा की थी बाल गंगाधर तिलक ने। 1926 तक 190 टाइपों का एक फॉन्ट बना लिया जिसे तिलक फॉन्ट कहा गया। यानी अभी तो हम 52 वर्ण पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं 44 पढ़ते हैं, कभी कोई 48 पढ़ाता है, अलग अलग किताब अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, लेकिन इन्होंने 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया। तो अब आपसे प्रश्न पूछ लिया कि तिलक फॉन्ट में कितने, तिलक जो फॉन्ट है उसमें कितने टाइप थे? 190 टाइप थे तिलक फॉन्ट में, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। अ की बारखड़ी का प्रचलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बिंदुओं ने दिया था। अब इन्होंने अ की बारखड़ी कैसे दी? इस तरह दी, अ आ ई ई उ उ, है ना, इस तरह से ये अ की बारखड़ी थी। ये एकदम विचित्र थी, मतलब सब एक जैसा हो जाता, गोजपोज हो जाता, सब कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का गठन 1 मई 1910 ईस्वी में श्याम सुंदर दास व राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा और सुझाव से हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का गठन, मतलब ये हिंदी साहित्य सम्मेलन एक संस्था का नाम है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का गठन 1 मई 1910 ईस्वी में श्याम सुंदर दास व राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा और सुझाव से हुआ और नागरी प्रचारणी के तत्वाधान में, उसके अंडर में हुआ। दक्षिणी भारत में भी, अब दक्षिण भारत में भी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। अब महात्मा गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबको समझा सकते थे, है ना, और उनका पूरा भारत आदर करता था कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 में, वो कहता ना कि गले में घंटी कौन बांधेगा, वही बात है, महात्मा गांधी जी ने गले में घंटी बांधी कि दक्षिण भारत में जाकर किसी तरह से 1918 में, जो है 1918 वो काल है जब छायावाद की स्टार्टिंग होती है, उसी वक्त दक्षिण भारत में हिंदी प्रसार के लिए प्रयास किए गए और इसका मुख्यालय रखा मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की महात्मा गांधी ने 1918 में। इसकी 4 शाखाएं भी खोली गई। एक तमिलनाडु में खोली तिरुचिरापल्ली, दूसरी हैदराबाद आंध्र प्रदेश, एर्नाकुलम केरल और धारवाड़ कर्नाटक। मैं आपको बोल देता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों शाखाओं का विशेष याद रखिएगा, ये पॉइंट पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1935 ये वो काल है जब एक तरह से आप मान लो कामायनी वाला काल। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो यहां पर ये पॉइंट भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। देवनागरी लिपि में कुछ सुधार होने चाहिए क्योंकि वो 190 फॉन्ट अ की बारखड़ी वगैरह थोड़ा सही नहीं था, जिसका संयोजक बनाया था काका कालेलकर को। किसको बनाया? काका कालेलकर को, जो 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर अधिवेशन हुआ उसमें लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसका संयोजक काका कालेलकर को बनाया, जिसके 14 सुझाव, कितने सुझाव थे? 14 सुझाव 5/10/1941 को लिपि सुधार समिति की बैठक में प्रस्तुत किए गए। 1935 में जो काम किया उसका सुझाव दिए 1941 में। सावरकर बंधुओं द्वारा अपनाई गई अ की बारखड़ी को स्वीकार करना, घ भ के स्थान पर ध भ का प्रयोग, कोई व्यंजन संयोग ऊपर नीचे न हो, ई की मात्रा वर्ण से पहले लगे, आदि सुझाव दिए गए। ये कुछ सावरकर बंधुओं द्वारा सुझाव दिए गए थे। इनको आप क्या करना, पॉइंट्स में लिख लेना। देखो ध्यान रखना, सावरकर बंधुओं द्वारा अपने के अ की बारखड़ी को स्वीकार किया है, इस सुझावों में क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। यही सबसे बड़ी गलती कर ली। यही क्या कर ली? सबसे बड़ी गलती कर ली। घ भ को ध भ का प्रयोग, कोई व्यंजन, ठीक है, प्रयोग किया जाए, कोई व्यंजन संयोग ऊपर नीचे ना हो, ई की मात्रा वर्ण से पहले ही लगनी चाहिए, ये सुझाव दिए गए थे। फिर बात आती है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। 1936 में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। ये लो फिर एक नया प्रश्न बन गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई थी वर्धा में 1936 में, जब मुंशी प्रेमचंद का निधन होता है, उसी वर्ष में ये काम होता है। आप इसको साहित्य से अटैच करके पढ़ोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। इस समिति की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। बस यहां पे सारे काम जो किए जा रहे हैं महात्मा गांधी से करवाए जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा बचाव रहे। संस्था का मूल मंत्र था एक हृदय हो भारत जननी। जिस बात को मैंने स्टार्टिंग में बोला क्लास के कि एक सभी भारत वासियों का एक हृदय हो, एक बोली हो, एक जुबान हो और एक ही भाव हो,
अगर भाषा एक होगी तो भाव भी एक होगा। प्रयास महात्मा गांधी के बहुत अच्छे प्रयास थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समिति के आग्रह पर 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने 14 सितंबर को, ये यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब लिया? आप देख सकते हैं 1953 में। ये बहुत आप सब जानते हैं 14 सितंबर से मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर 1953 से जो है हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार पहला हिंदी दिवस बना था 14 सितंबर 1953 को। ये यहां से भी एक अच्छा प्रश्न निकलता है। बंबई हिंदी विद्यापीठ, बंबई में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1938 में हुई थी। यह वो समय था जब रूपाब पत्रिका निकली थी, 1938 का समय। मैं देखो, मैं साहित्य से जोड़ के बता रहा हूं सारे के सारे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर, आप जानते हैं पंचम वर्ण कौन सा होता है? ये पंचम वर्ण है सारे के सारे, है ना, ये पंचम वर्ण है, ठीक है। तो केवल अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। श्याम सुंदर दास ने कहा कि पंचम वर्ण के स्थान पर आप क्या करो, केवल अनुस्वार लगाओ। अनुस्वार क्या? केवल बिंदी लगा दो, बस इतना ही काम करना है। श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया कि वर्णमाला से महाप्राण ध्वनियां निकाल दी जाए। लो, लाला श्रीनिवास दास की बात हो रही है। उन्होंने एक सुझाव दिया कि महाप्राण सारे निकाल दो। सर, महाप्राण कौन से होते हैं? द्विचय ऊष्म महाप्राण है, दूसरा चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा ऊष्म, ये जो है ये महाप्राण होते हैं, निकाल दो तथा अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगाकर काम चलाया जाए। अब इन्होंने लास्ट में लैंग्वेज क्या यूज ली कि अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगा दो और काम चला लो। अरे काम चलाना, ये तो भाषा तो एक ऐसी चीज है जो अमर हो जाती है, और आप कह रहे हो काम चला लो। तगड़ा काम चलाया भाई, है ना। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने सुझाव दिया कि मात्राओं को व्यंजन के बाद देखो काम चलाया जाए। ये एकदम बिल्कुल रद्दी बात है काम चलाना। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं इन पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं बताता हूं कि केवल डिग्रियां लेने से ही व्यक्ति विद्वान नहीं बनता है। आपने रणकपुर पाली जैन मंदिर के बारे में सुना होगा, और रणकपुर का जो नक्शा है उसकी अगर आपने कभी कहानी सुनी हो, तो अगर नहीं सुनी हो तो गूगल पे सर्च करें। आपको पता है रणकपुर जैन मंदिर का नक्शा बड़े बड़े कोई विद्वान शिल्पियों, आप जो देपाक शिल्पी पढ़ते हो, देपाक ही है ना शायद, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब जो भी आप शिल्पी पढ़ते हो, क्या वो शिल्पी कोई महान शिल्पी था क्या? वो एकदम एक गडरिये टाइप शिल्पी था, और जिसे गांव में पागल समझा जाता था। उस शिल्पी ने एक ऐसा नक्शा बना दिया जिस नक्शे की दरकार थी, है ना। राजा को दरकार थी, राजा को सपना आता है। ये कहानी वहां जब मैं गया था एक बार तो सुनी थी कि बड़े बड़े महान शिल्पी आए, नक्शा बना के लाए, राजा को पसंद नहीं आया, क्योंकि राजा के मन में जो सपना आया था उसमें जो नक्शा था वो नक्शा नहीं बन पा रहा था। अंत में एक जो भी शिल्पी का नाम आता है, जैसे देपाक ही होना चाहिए, वो बना के देता है, और वो नक्शा बोलता है हाँ मैं जो सोच रहा था वो यही नक्शा है। तो विद्वता है ना, वो किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। और विद्वता कब आती है? जब आप किसी चीज को बार बार अच्छे से पढ़ते हो, उसे आत्मसात करते हो, तब विद्वता आती है ना। क्लास चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ ओके, चल रही है, ठीक है। तो डॉक्टर गोरख प्रसाद ने सुझाव दिया कि मात्राओं को व्यंजन के बाद, मात्राएं जो है उन्हें व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ अलग लिखा जाए। अब अलग, ये बायां ये दायां, मतलब क यहां लिखा, ये मात्रा यहां लगो। अरे यार, ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। काका कालेलकर ने हिंदी के लिए सबकी बोली नाम सुझाया। बोला इस हिंदी को सबकी बोली कहकर पुकारा जाए, तो ये भी सेट नहीं बैठा। खैर, आपको तो प्रश्न पूछा जाएगा किसने हिंदी के लिए सबकी बोली नाम सुझाया? काका कालेलकर ने। अब आइए 31 जुलाई 1947, अब देश आजाद हो रहा है ना, 15 अगस्त को आजाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव, अब नाम आ गया भाई, नरेंद्र नाम आते ही आप समझदार हो, है ना, तो आप समझदार तो हो ही। नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की। इसने अ की बारहखड़ी को भ्रामक बताया, और मैंने क्लास की शुरुआत में इस बारहखड़ी को क्या बता दिया? भ्रामक बताया। अनुस्वार के लिए शून्य तथा अनुनासिक के लिए बिंदी का प्रयोग किया जाए। अ झ ध भ ल रूपों को स्वीकार किया जाए। क्षत्रज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। ये सारे सुझाव दिए जो कहीं ना कहीं तार्किक भी थे और बाद में अप्लाई भी हुए थे। सन 1953 में डॉक्टर राधाकृष्ण दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में, 53 में राधाकृष्ण दास की, यानी 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो उसी वर्ष की बात हो रही। राधाकृष्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुझाव दिया गया कि ई की मात्रा को व्यंजन से पूर्व लगाई जाए, अ की बारहखड़ी को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाए, मतलब फालतू एकदम रद्दी बात है, उसको तो हटा ही दिया जाए। ख ब ध स रूपों को भी स्वीकार किया
गया। यानी ये जो आज आप पढ़ रहे हो इसको अंतिम रूप 1959 में दिया गया और इसमें य और व को जो है वो अस्वीकृत किया गया था। य और व को क्या किया गया था? पहले अस्वीकृत किया गया था, अंतिम रूप दिया गया था। इन्होंने 1959 में जो राधाकृष्ण दास की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उन्होंने 1968 में 59 में इसे अंतिम रूप दे दिया। सन 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन का एक प्रस्ताव रखा, विश्व हिंदी सम्मेलन करवाया जाए। 73 में प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करते हुए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में आयोजित किया गया। यह भी एक बहुत, यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में आयोजित करवाया गया था। किसके प्रयासों से? 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने यह रखा था। अब जो शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम आप सुनते हो, उन्होंने सबसे पहले नुक्ता को हिंदी में शामिल करने का सुझाव दिया। जो नुक्ता आप समझते हो ना, नुक्ता ये होता है जो यहां पे बिंदी नीचे लगती है ना, ये नुक्ता। प्रारंभ में सिर्फ 14 भाषाएं थी। जब पूरा फाइनल हो गया कि भाई संविधान में कितनी, 21वां संशोधन आया 1967 में, सिंधी को अपनाया। सबसे पहले 67 में सिंधी आई, 67 में सिंधी आई, इस तरह से याद कर सकते हो आप। 71वां में 92 में कोंकणी, 92 में कोंकणी और कोंकणी मीना नेपाली, ये क्या आ गया? हाँ ठीक है, ठीक है। इसको संशोधन मैथिली, फिर संशोधन हुआ मैथिली, फिर आया बोडोमास, बोडोमास, ठीक है ना। तो बोडो से बोडो हो गई, डी से डोगरी हो गई, मे से मैथिली हो गई और एस से संथाली हो गई। बोडोमास के थ्रू हमें पढ़ाया जाता है और इसको वैसे यूं पढ़ाया जाता है बोडोमास, तब सही रहता है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको स्थान दे दिया। केंद्रीय हिंदी समिति जो होती है उसका अध्यक्ष होता है पीएम। जो केंद्रीय हिंदी समिति पीएम होते हैं। संसदीय जो राजभाषा समिति बनती है उसमें 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। थोड़ा अब ये जनरल बातें हैं, मुझे नहीं लगता हिंदी के पेपर में कभी पूछी जाएगी, लेकिन थोड़ा आप ध्यान रखना। हिंदी सलाहकार, बेसिक ज्ञान के लिए भी ध्यान रख सकते हो। हिंदी सलाहकार जो समिति होती है प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की अध्यक्षता में होती है। यानी जो हिंदी सलाहकार समिति होती है वो हर मंत्रालय में होती है और उसका अध्यक्ष उस डिपार्टमेंट, मतलब उसका मंत्री होता है। नागरी जो है उसको दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। जो देवनागरी लिपि है ना, उसको दक्षिण भारत में नंदी नागरी नाम से जाना जाता है। नुक्ता का सबसे पहले प्रयोग शिव प्रसाद सितारे हिंद ने करना प्रारंभ किया था। जो चटर्जी हैं उन्होंने रोमन लिपि को प्राथमिकता दी थी, कोई खास बात नहीं है। कोई भाषा जब सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगे तब वो बोली कहलाती है। अब यही पूछा कि बोली किसे कहते हैं, तो बोली कहते हैं कोई भी भाषा जब सीमित क्षेत्र में हो तब तक वो होती है बोली, जब वो विस्तृत क्षेत्र में आ जाती है तब वो बन जाती है भाषा। बोली सीमित है, भाषा विस्तृत है, इतना ही ध्यान रखो। बोली सीमित और भाषा विस्तृत है। खास बोली और भाषा में अंतर क्या होता है? भाषा हमेशा मानक होती है, भाषा हमेशा मानक होती है, बोली मानक नहीं होती। सर मानक क्या है? मानक आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि एक मार्को मिला हुआ है कि मानक रूप ही है, हर शब्द का एक मानक रूप है। जैसे हिंदी ऐसे भी लिखते हैं और हिंदी ऐसे भी लिखते हैं, मगर ये जो रूप है ये मानक है, ये मानक नहीं है। यहां पे शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है, दोनों ही शुद्ध है, लेकिन मानक कौन सा है? ये मानक है, ठीक है। अनुस्वार रूप को मानक माना गया। हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार को समर्पित प्रमुख संस्था है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये संस्था है और इसका मुख्यालय प्रयाग, मैंने आपको पहले ही बताया, ये अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन ये संस्था का नाम है और इसका मुख्यालय प्रयाग में है, इलाहाबाद। इसकी स्थापना 1 मई 1910 को हुई थी। पुरस्कार इसी संस्था द्वारा 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक मंगला प्रसाद पारितोषिक जो केवल आपको देखने को मिलेगा पुरुष लेखकों को दिया जाता है, और एक महिलाओं को दिया, शेख सरिया जो पुरस्कार है वो केवल महिलाओं को ही दिया जाता है, ठीक है। 10 अक्टूबर 1910 को प्रथम सम्मेलन इसका वाराणसी में हुआ था और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब जिन्होंने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से नोट्स प्रिंट आउट निकाल रखे हैं, उसमें इसके बाद भी कुछ लाइंस और लिखी हुई है,
उसमें इनके वर्तमान अध्यक्षों की बात है। तो ये नोट्स में जो चीजें हैं ये 5 साल पहले की है, तो उसमें काफी कुछ चेंज आ गया है, तो मैंने वो यहाँ पे नहीं करवाई है। तो आप वर्तमान में आप देख सकते हो इनका कोई और सम्मेलन हुआ है क्या, वर्तमान में विश्व हिंदी का सम्मेलन कौन सा हुआ है, कितवें नंबर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। ये जो आगामी सम्मेलन है वो कब कहाँ होगा, इसको आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो सरस्वती पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है, हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है, इन चीजों को अगर आप जानना चाहते हो, इच्छुक हो, तो आप गूगल से सर्च करो और उसको अपने नोट्स में ऐड करते चलो, तो बढ़िया चीज लगेगी। बाकी इस जो बेसिक बेसिक चीजें मैंने बताई है, ये ध्यान, अच्छी बात है कि शेक्सपियर पुरस्कार केवल महिलाओं को ही मिलता है, मंगला प्रसाद पारितोषिक केवल पुरुषों को ही मिलता है, ये अच्छी चीजें हैं, ठीक है। और ये एक सम्मेलन, ये प्रमुख संस्था है और इसी संस्था के द्वारा पुरस्कार मिलते हैं। अब क्लास में क्या होता है, क्लास में मैंने आपको कहा कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती है और कभी कभी क्लास नॉलेज वाली ज्यादा होती है। आज की क्लास क्या है, नॉलेज वाली क्लास है, आज की क्लास है नॉलेज वाली क्लास है। काफी क्वेश्चन आपके जीके के भी क्लियर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज बहुत दिनों बाद क्लास मिली, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतने दिन क्लास बंक थी, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज वही है, पढ़ाने का मन भी वही है और पढ़ाने का समय भी वही है, बस थोड़ी परिस्थितियां जो है बदलती रहती है। अब मैं कब से, आप नोटिस किया होगा, मैं हाथ ऐसे ही लिए हुए खड़ा हूं, तो मतलब भयंकर पीड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज्यादा बताने से ऐसा लगता है कि शो ऑफ कर रहे हैं, शो ऑफ नहीं है, वास्तव में पीड़ा है, ठीक है। और प्रयास मेरा रहेगा कि क्लासेस दूंगा। मैडम की 2 दिन क्लास ऑफ थी, मैडम की क्लास आपको कल 3 बजे मिल जाएगी, आज रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आपको मैडम की क्लास भी मिल जाएगी और मेरी क्लासेस भी हो सकता है मैं आपको अब कंटिन्यू दूं। कभी रुकेगी तो मैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, इतना मेरा कहना माने। NDC क्लासेस लिखे, टेलीग्राम पे सर्च करें, उसे ज्वाइन कर ले, ताकि क्लास नहीं भी आती है तो सूचना वहां मिल जाएगी, आपको मैसेज करके पूछना नहीं पड़े, सर क्लास है या नहीं, बता तो दो। अरे तो बता तो दो, टेलीग्राम देख ले, पर्सनल बताऊंगा सबको, थोड़ा बहुत आप खुद अवेयर रहें। दूसरा, इन सभी टेस्ट सीरीज की जो वैलिडिटी है वो टिल एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिडिटी है। सर नेट की वैलिडिटी अगले जून, अभी दिसंबर नेट है ना, जून के एग्जाम तक तो मैंने बोल रखा है, और उसके बाद भी मैं बढ़ा सकता हूं, आप निश्चिंत रहे। सेकंड ग्रेड की, हाँ बिल्कुल सेकंड ग्रेड की वैलिडिटी है। और स्कूल व्याख्याता की वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक। सर इसकी वैलिडिटी जब तक ये दोनों एग्जाम नहीं हो जाते तब तक इसकी। सर वहां लिखा हुआ तो आ रहा है 1 साल 6 महीने, कोई बात नहीं, लिखा कुछ भी आए, मैं बोल रहा हूं ना, जब तक ये दोनों नहीं हो जाए तब तक इन, भाई स्कूल व्याख्याता जिस दिन हुआ उस दिन ये इसकी वैलिडिटी खत्म, सेकंड ग्रेड हो गया उस दिन इसकी वैलिडिटी खत्म, दोनों हो गए इसकी वैलिडिटी खत्म। तो टिल एग्जाम का मतलब होता है जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक है, बाकी लिखा हुआ कुछ भी आए वो मेरे हाथ में, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हिंदी पॉइंट ये लोगो लिख आएगा, और स्टोर में जाए, टेस्ट सीरीज परचेज करें, क्योंकि विज्ञप्ति के बाद फिर मूल्य बढ़ता है, फिर आप कहोगे सर छूट दो, छूट यहां नहीं है। हाँ छूट है आपको अच्छे कंटेंट पे, ठीक है, और कंटेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ठीक है, खैर आप समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बढ़िया क्लासेस आगे और मिलती रहेंगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपनी नियमित क्लासेस देखें, पीछे वाली क्लासेस रिवीजन करें, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक बार बार रिवीजन करते रहे क्लासेस का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।